बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज बायोलॉजी की क्लास में हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बुक का आखिरी चैप्टर है। ठीक है जी, तो चले हम अब ट्रांसपोर्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज हमें समझनी है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये जो वर्ड चैप्टर का नाम है ना, ट्रांसपोर्ट, ये इसी वर्ड से निकला हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है हमें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इसको आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रोड्स पर हमें बड़े बड़े ट्रक नजर आते हैं, वो उस पर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। कंटेनर ने, ट्रक ने क्या नाम है, पेट्रोल उठाया जी आपके पोर्ट से, और उसको उठा के कहाँ लेके चले गए, पेट्रोल पंप तक। ये क्या किया ट्रक ने एक चीज को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह लेके चले गए। इस चीज को आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप अपने किचन से एक चाय की प्याली लो और एक कमरे में ले जाके रख दो, यह ट्रांसपोर्टेशन है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये आपके लाइफ में भरी पड़ी हुई चीज, मैंने आपको बताया ना, आप अगर एक किचन से एक चीज उठाते हो और अपने कमरे में ले जाके रखोगे, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप बाजार से कोई चीज खरीद कर लेकर अपने घर में आते हो, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हो, लेके जा रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, एमीबा, बैक्टीरिया, या बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हो जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट, एनिमल, हम, आप, सबों में ट्रांसपोर्टेशन होती है। हम सब में चीजों की मुंतकिली होती है। मिसाल के तौर पे, अब जैसे हम अगर इंसान की बात करें, तो हम जब सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ जाती है। डायग्राम अगर दिखाऊं मैं आपको, ये अगर हम सांस लेते हैं तो आपको बताया था कि हम नाक के जरिए सांस लेते हैं, तो हमारी जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में आ जाती है। अब इस एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन, ये एक सब्सटेंस है, और इस ऑक्सीजन को आपके जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाना है। यहाँ क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, आपकी ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से निकलेगी और आपके जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचा दी जाएगी। इसी तरीके से आपके तमाम सेल्स जब रिस्पायरेशन करेंगे, अपने उनके अंदर जो सेल्स के अंदर फूड मौजूद होगा उसको तोड़कर जब उसमें से एनर्जी निकालेंगे, तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके जिस्म के हर सेल में मौजूद है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आपके तमाम सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होगी और कहाँ आ जाएगी, लंग्स में, और फिर सांस बाहर करके आप उस लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे। हो रही है ना ट्रांसपोर्टेशन। देखा जाए तो हम सांस लेकर लंग्स तक सिर्फ लेकर आ रहे हैं ऑक्सीजन को, और उसके बाद लंग्स से आपके पूरे जिस्म में जो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये है ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से आपके पूरे जिस्म के अंदर जगह जगह हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होके जो लंग्स में आ रही है, ये है ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहां ये मेरा पॉइंटर है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आपको लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फूड में से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। बताया था ना, इलियम होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो आपके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल था, उसमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गया। अब इस ब्लड में क्या मौजूद है, खाना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। अब वो खाना, वो फूड मटेरियल्स, वो मोनोमर्स जो आपके खून में मौजूद है, उसकी क्या होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। वो फूड आपका सेल, आपके जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाया जाएगा आपके ब्लड के जरिए। वो आपका जो फूड जो ब्लड में डिसॉल्व हुआ है, वो ब्लड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड आपका पूरे सर के सेल में, पैर के सेल में, हाथ के सेल में, तमाम सेल्स तक वो फूड पहुंचाएगा। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताई, प्लांट्स में भी होती है। अब हमें पता है जी कि प्लांट जो है
वो ये जो रूट्स होती है ना, इधर से वाटर को एब्सॉर्ब करता है। यानी वाटर कहाँ मौजूद है? रूट्स में मौजूद है। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में, और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है पानी। तो अब यहां क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आपके रूट में से पानी जो है वो ऐसे ऊपर जाएगा और लीफ तक पहुंचेगा, और फिर लीफ के अंदर उस पानी का इस्तेमाल होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। यहां क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसी तरीके से इस लीफ ने जो फूड बनाया है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना बनाया है, वो खाली लीफ को थोड़ी चाहिए, वो तो सारे पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए। तो अब यहां से जो फूड तैयार हुआ है लीफ में, वो फूड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी फूड की, और वो फिर फूड आपका पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हमें नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 3 पे मैं आऊंगा अभी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एनिमल्स यानी कि इंसानों के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है जी, पूरे सेल के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। पूरे बॉडी के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लंग्स में ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। हमने प्लांट में भी देखा जी कि रूट के अंदर वाटर मौजूद है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कहां तक पहुंचेगा? वो लीफ तक जाएगा। लीफ में जो खाना तैयार हुआ है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, और उस खाने को उठा के कहां लेके जाया जाएगा? पूरी प्लांट बॉडी के अंदर लेके जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सब में है, इवन के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि एमीबा, डायग्राम इस वक्त एमीबा की बनी हुई है। ये जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, चीजें बाहर होती हैं, अंदर आ जाती हैं। हुआ ना चीज? अब मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ बाहर मौजूद है, एमीबा के बाहर। ठीक है, पानी जो है वो एमीबा के बाहर मौजूद है, एमीबा को पानी चाहिए, क्या होगा? पानी एमीबा के अंदर आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई ना, एक बाहर से चीज अंदर की तरफ मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई। तो सब में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चीजें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही होती है। बस फर्क क्या है कि ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कोई वेल डिवेलप्ड सिस्टम नहीं होता। बहुत छोटी सी बॉडी होती है, चीजों को ज्यादा दूर तक लेके नहीं जाना होता। ठीक है ना? आप एमीबा की देख लो डायग्राम, एक सेल का है जी, बहुत ही छोटी सी बॉडी है, तो इसके अंदर चीजें ज्यादा दूर तो नहीं जा रही, इसलिए इनके लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ ट्विन प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़े थे, उन प्रोसेस के जरिए ये अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। लेकिन ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इनकी बॉडी होती है बड़ी, इनकी लार्ज बॉडी होती है। इनके अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हम सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नहीं, बल्कि पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है इनके अंदर। एनिमल के अंदर, हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम मौजूद है, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको एक कप उठा के एक जगह, एक टेबल से दूसरी टेबल पे रखना है, इसके लिए आपको कोई इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको, आपके पास अगर कोई 100 मंजिला बिल्डिंग है, अब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से 100 फ्लोर पे अगर आपको कोई चीज पहुंचानी है, यहाँ आपको सिस्टम चाहिए जी, सीढ़ियां होती हैं, वो एक वेल डेवलप सिस्टम है, या एलिवेटर्स होती हैं, लिफ्ट जिनको आप कहते हो, लिफ्ट के जरिए चीजों को ऊपर पहुंचाया जाता है। तो बड़ी बॉडी के अंदर आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, ह्यूमंस हो गए, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बकायदा एक वेल डेवलप सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चूंकि ये एक सेल के होते हैं, इनकी बॉडी छोटी होती है, लिहाजा इनके अंदर कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वही प्रोसेस के जरिए, सिंपल प्रोसेस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वाले, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़े। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट भी करा देता हूँ। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, ये है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पाई जाती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चीजें एक जगह होती हैं, दूसरी जगह पे चाहिए होती हैं, तो फिर वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहोगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके पास कोई बड़ा सिस्टम नहीं होता, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं डिफ्यूजन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। जबकि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चूंकि इनकी बॉडी बड़ी होती है, लिहाजा इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बकायदा एक सिस्टम की जरूरत होती है। अब वो सिस्टम्स कौन से हैं, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट के अंदर कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, किस तरीके से प्लांट ट्रांसपोर्टेशन करता है चीजों को। इसी तरीके से ह्यूमन का भी हम देखेंगे कि इंसान जो है उसके अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है ट्रांसपोर्ट का, और वो किस तरीके से काम करता है।
लेकिन पहले इन तरह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिन प्रोसेस के जरिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, थोड़ा इनके हवाले से बात कर लेते हैं। ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये प्रोसेस है जी छोटे छोटे से। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। याद होगा आपको ये वर्डिंग सारी। अगर आपके पास दो इलाके हैं, दो जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये मेरे पास दो जगह देखो, नीचे आपको नजर आ रहा है जी कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, जबकि ऊपर जो है बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो ऊपर वाला एरिया कहलाएगा हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मिकदार ज्यादा है। तो ऊपर वाला एरिया क्या हो गया? हाई कंसेंट्रेशन। नीचे वाला क्या है? लो कंसेंट्रेशन, मॉलिक्यूल ही नहीं है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक जगह मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स कम है, एक जगह मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन हाई है, दूसरी जगह लो है, तो फिर मूवमेंट होगी। मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसको उल्टा कर दें, लो कंसेंट्रेशन से हाई, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करता हूं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? अगर आपके पास एक जगह मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स कम है, तो फिर मॉलिक्यूल्स जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने दी थी आपको परफ्यूम से, कि अगर आप कमरे के एक किनारे पे परफ्यूम को इस्तेमाल करें, दूसरे किनारे में थोड़ी देर बाद आपको खुशबू आ जाती है, क्योंकि जिस हिस्से में आपने इस्तेमाल किया वहां हाई कंसेंट्रेशन हो गई, और जहां आप दूसरा किनारा जो वहां लो कंसेंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स मूव कर गए। इसी तरह इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर जो है वो हाई कंसेंट्रेशन है, नीचे लो कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की। तो देख लें मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ आना शुरू हो गए, और अब आप देखें जी हाई के अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स कम हो गए, लो के अंदर थोड़े से बराबर हो गए, बराबर हो गया जी ये कंसेंट्रेशन, अब दोनों तरफ बराबर है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। अगर आपके पास एक जगह ज्यादा एक जगह कम मॉलिक्यूल है, खुद ब खुद हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसकी जो अपोजिट प्रोसेस होता है, इसका बिल्कुल जो उलट प्रोसेस है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो भी मैं बताता हूं। तो ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म का होता है, एक कहलाता है ऑस्मोसिस, एक कहलाता है डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं एक दफा और दोबारा। अगर मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें एनर्जी नहीं लगती, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप होती है इसकी, एक कहलाता है डिफ्यूजन, एक कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो आपके सामने, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। केमिस्ट्री के टर्म्स के अंदर तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा होता है जी, दोनों के अंदर याद रखिएगा, दोनों चाहे वो ऑस्मोसिस हो चाहे वो डिफ्यूजन हो, दोनों है पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप। यानी दोनों में, डिफ्यूजन में भी और ऑस्मोसिस में भी, हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा है वहां से ट्रेवल करेंगे, किधर जाएंगे? टुवर्ड्स द लो कंसेंट्रेशन। दोनों में आप देख लें, दोनों के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ ऊपर, हाई, ये देखें हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन, यहाँ पे भी देखें हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, दोनों में एनर्जी नहीं लगती। बस फर्क क्या होता है? मेम्ब्रेन का। अगर हाई और लो कंसेंट्रेशन के बीच में मेम्ब्रेन है तो वो हो जाती है ऑस्मोसिस। ये देखें डॉटेड लाइन से आपको मेम्ब्रेन दिखाई दी है। और अगर हाई और लो कंसेंट्रेशन के दरमियान मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको आप कहते हो डिफ्यूजन। ये केमिस्ट्री में बता रहा हूं मैं, बायोलॉजी में इसको थोड़ा सा डिफरेंट बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, और पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसको आप डिफ्यूजन कहते हो। और ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं और बीच में मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसको। बायोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि अगर जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, अगर वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो वो डिफ्यूजन है। और अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस।
ठीक है, लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है ना अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो आप ऑस्मोसिस कहोगे, भले मेम्ब्रेन हो या भले मेम्ब्रेन ना हो। और अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे होते तो आप डिफ्यूजन कहते हो। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हो गए। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव का उल्टा है, अपोजिट है जी पैसिव का। पैसिव में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं और एनर्जी नहीं लगती। यहां उल्टा होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। जहां मॉलिक्यूल्स पहले से कम है ना, वहां से निकल के हाई की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अभी डायग्राम देखें जी, यहां आपको नजर आ रहा है जी दो मॉलिक्यूल्स है, यहां आपको नजर आ रहा है जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, यार लिहाजा ये साइड हो गई लो कंसेंट्रेशन, ये साइड हो गई हाई कंसेंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर यहां से हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ जाते तो ये होता है पैसिव। और एक्टिव क्या होता है, अगर लो से हाई की तरफ जा रहे हो, यानी कि यहां से उल्टा, इसका कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेचुरल फ्लो जो है वो तो हाई से लो है, नेचुरल फ्लो तो पैसिव है। अगर आप उल्टा बहाव करना चाह रहे हो तो फिर आपको जो है वो एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये वो प्रोसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या आपके जो सेल्स होते हैं, वो तो चीजों को अपने अंदर लेकर आना या उनके अंदर से बाहर जाना वो इन्हीं प्रोसेस के जरिए होता है। यानी कि एमीबा अगर बाहर से अपने एनवायरनमेंट से पानी को लेगा ऑस्मोसिस के जरिए, गैस को लेगा डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, ये इसी तरीके से हमारे सेल्स भी अगर अपने एनवायरनमेंट से कोई चीज अंदर लेकर आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ, तो फिर वो यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इनके जरिए करता है। ठीक है, तो ये तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये उसकी बात हो गई। अब हम आते हैं जी प्लांट की तरफ। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, पौधों के अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होती है। पहले तो बात करते हैं कि पौधों में वो कौन सी चीजें होती है जिनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। हर चीज की तो नहीं होती होगी ना, कौन कौन सी चीजें हैं जो पौधों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगी। तो वो ये चार चीजें, वाटर, पानी, मिनरल्स जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हुए हुए होते हैं, गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फूड जो पौधा एनवायरनमेंट से नहीं लेता बल्कि खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये चार चीजें होती है प्लांट बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती हैं, और फिर इसको प्लांट के बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पानी की बात करें तो पानी या ये जो दूसरी चीज है मिनरल्स, ये मिनरल्स पानी के अंदर ही डिजोल्व हुए होते हैं। तो ये जो वाटर होता है और डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, ये पौधा जो है वो रूट के जरिए एब्जॉर्ब करता है, अपनी जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब करता है। और ये कहाँ हो गया, ये जड़ों में पाया जाता है, ये रूट्स में आ गया। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगी जी, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जाइलम नाम के टिश्यू के जरिए टूवर्ड्स द लीफ, लीफ तक पहुंचाया जाएगा। क्यों, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसके अंदर पानी चाहिए। ठीक है जी, तो पौधों के अंदर दो चीजें कौन सी हो गई, एक तो वाटर हो गया और उसके अंदर जो डिजोल्व मिनरल है। पौधा ये दोनों चीजें एब्जॉर्ब करता है बाय रूट, रूट के जरिए ये अपनी जमीन में से पानी और उसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये वाटर और मिनरल जो है वो आ गए रूट में। अब इस रूट को, इस रूट में जो वाटर डिजोल्व हुआ है ये ट्रांसपोर्ट होगा लीफ तक। कैसे होगा, ये लिखा हुआ जी, बाय जाइलम। जाइलम भी आप पढ़ चुके हो प्लांट टिश्यूज के अंदर, आपको याद होगा प्लांट टिश्यूज के अंदर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू की दो टाइप्स होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, मैंने आपको बताया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसमें कुछ दो से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं, और इसका काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे इसका काम आ रहा है, पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देख लो आप, रूट से लीफ तक। तो पहली दो चीजें क्या हो गई जी जो पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, वाटर और मिनरल। कैसे हो रही है जी, पानी जो है वो मिनरल्स के अंदर, मिनरल्स जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, फिर रूट के जरिए वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर आ जाता है। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल रूट्स के अंदर पानी आ गया। अब जाइलम नाम का टिश्यू इस पानी को रूट से पहुंचाएगा कहां तक, लीफ तक। जैसे लिफ्ट पहुंचाती है ना,
आप ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, 2 बंदे लिफ्ट में चढ़ गए, फिर लिफ्ट ऊपर जाती है और ऊपर जाके फिर चौथे फ्लोर पे बंदों को उतार देते हैं। कुछ इस तरीके से जाइलम नाम का टिश्यू जो है वो रूट से पानी लेगा और कहाँ पहुंचाएगा, ऊपर चौथे फ्लोर पे जहाँ पे लीफ मौजूद है वहां पे, और वहां लीफ जो है इस पानी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद आते गैसेस। अब आपको याद होगा गैसेस जो है वो हमने बात की थी कि हमारे जो लीफ होते हैं उनमें छोटे छोटे से सुराग होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था, ये जो आपके लीफ होते हैं इनमें छोटे छोटे से सुराग होते हैं जिनको आप कहते हो स्टोमेटा। जैसे हमारे नाक के सुराग होते हैं ना, ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे नाक के सुराग तो मुस्तकिल खुले रहते हैं। स्टोमेटा की खास बात ये होती है कि ये खिड़की की तरह होते हैं, खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, तो खिड़की की तरह होते हैं, मोर लाइक अ विंडो। तो हमारे ये जो स्टोमेटा होते हैं ना लीफ के अंदर, इनके जरिए हवा में से ये गैसेस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हमारे लीफ में आ जाती है। तो ये हो गया जी गैसेस की एब्जॉर्प्शन। हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस कैसे आ रही है जी, स्टोमेटा, लीफ के जो स्टोमेटा है वो खुलते, हवा में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर आ जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। अब ये लीफ में आ गई है जी आपकी गैसेस, कहा गई, लीफ में। अब उसके बाद इसी लीफ के अंदर इसका इस्तेमाल हो जाता है। आपको पता है जी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। लिहाजा गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गैसेस जो है वो लीफ के अंदर ही होती है। वह एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है गैस के, तो वो बाय डिफ्यूजन चली जाती है। गैसेस आपके लीफ में ही आती हैं और वहीं इस्तेमाल हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चौथी चीज है जी फूड। फूड जो है वो हमें पता है जी, प्लांट ऑटोट्रॉप होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जिसके एक प्रोसेस के लिए जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसको तो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, ये तो खुद प्रिपेयर कर लेता है, लीफ खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फूड। हाँ, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीफ ने जो खाना तैयार किया है वो स्टेम को भी चाहिए, वो लीफ को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो अब ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये जाइलम की तरह एक और टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये है कि प्लांट के अंदर वो सब्सटेंसेस जिनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। वाटर, मिनरल, गैसेस, फूड। वाटर और मिनरल जो है वो रूट एब्जॉर्ब करता है, जाइलम जो है लीफ तक पहुंचाता है। गैसेस जो है वो स्टोमेटा के जरिए लीफ में आ जाती हैं और एक सेल से दूसरी सेल के अंदर डिफ्यूजन के जरिए चली जाती है। जबकि फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है लीफ के जरिए। लेकिन ये जो फूड बन गया लीफ के अंदर जो पाया जा रहा है, ये फ्लोएम के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे पौधे के अंदर। ठीक है जी, तो ये तो वो सब्सटेंसेस हो गए जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमने बात तो करी है ना जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो पानी को लेके जाएगा, फ्लोएम जो है वो फूड को लेके जाएगा, लेकिन मजीद डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे होती है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो है प्लांट की रूट्स। पहले हमें प्लांट की रूट्स को समझना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि किस तरीके से पानी उसमें आ रहा है। प्लांट के रूट्स की स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो देखें, अभी तो ये खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा। दो किस्म के पौधे होते हैं, एक कहलाता है मोनोकॉटिलीडन या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं मोनोकॉट, और एक पौधे कहलाते हैं डाइकॉट। अक्सर इनमें होता क्या है, इनके सीड्स जो हैं, यानी कि इनके जो बीज होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मटर का बीज देखा होगा आपने, मटर जिसको हम खाते भी हैं। अगर आप मटर के बीज में से जो उसकी कोट होती है ना वो आप उतारो, तो मटर जो है, मटर का जो सीड है खुद ब खुद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसी तरीके से चन वो ले लो आप, छोला जिसको आप कहते हो, छोले की चाट अभी अफ्तारियों में तो इतनी खाई है हमने। अब छोले का भी अगर आप सीड कोट उतारोगे तो उसका सीड भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, दो पार्टीशंस के अंदर। इनको हम कहते हैं कॉटिलीडन्स। जिनके दो दो पार्ट्स होते हैं उनको आप कहते हो डाइकॉटिलीडन। जिनमें एक होता है जैसे कि मकई जो होती है, मकई अक्सर हम खाते हैं, मकई के बीज को आप देखोगे उसके अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं है, उसका छिलका उतारो वो एक ही पार्ट के अंदर है, उसका सीड कोई दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ होगा, तो वो मोनोकॉटिलीडन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लांट्स की टाइप है, एक कहलाते हैं मोनोकॉटिलीडन जिनके सीड में एक कॉटिलीडन होता है, एक कहलाते हैं डाइकॉटिलीडन जिनके सीड में दो कॉटिलीडन होता है। अच्छा, मोनोकॉटिलीडन्स की रूट ये बनी हुई है जी, ये डाइकॉटिलीडन्स की रूट बनी हुई है।
स्ट्रक्चर देख रहे हैं लिहाजा दोनों का ही देख लेते हैं। मोनोकोटिलिडन की रूट को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होती है। देखें ऐसा लग रहा है सारी जितनी भी रूट्स है ये सब इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, इस पॉइंट से जुड़ी हुई है। इन रूट्स को इन किस्म की रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। दे आर कॉल्ड, मोनोकोटिलिडन की जो रूट्स है उनको आप क्या कहोगे, एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ऐसी रूट जो कि आपको लगेंगी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होती है। जबकि अरे कहां चला गया, हाँ, जबकि डाइकोटिलिडन की बात करें ये वेल ब्रांच हुई है। देखें आपके पास सबसे पहले एक बड़ी ब्रांच है, ये पॉइंटर नजर आ रहा है, ये देखें ये एक बड़ा रूट है। फिर इस बड़े रूट में से आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ये बड़े रूट में से ये ब्रांच निकली, ये निकली, फिर ये निकली, फिर ये निकली, और फिर इन ब्रांचेस में से भी फिर मजीद ब्रांचेस निकल रही है। देखिए ये निकल रही है, ये देखें इस ब्रांचेस में से आपकी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये वेल डिवाइडेड हुई है। ये डाइकोटिलिडन्स की, इनको हम कहते हैं टैप रूट। तो मोनोकोटिलिडन्स की जो रूट कहलाती है वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट, डाइकोटिलिडन की कहलाती है टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी रूट्स होती हैं जी, ऐसी रूट्स होती हैं जो आपको लगेंगी कि इनमें कोई खास ब्रांचेस नहीं हुई होती है, ऐसा लगता है एक ही पॉइंट से निकली हुई है सारी। जबकि डाइकोटिलिडन को आप देखोगे तो पहले एक मेन रूट होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, फिर उस प्राइमरी रूट में से ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, और फिर सेकेंडरी रूट्स में से ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। इन सारी रूट्स के नाम है, ठीक है। ये तो इसका जी एक्सटर्नल हो गया, यानी कि मॉर्फोलॉजी हो गई रूट्स की। और याद रखिएगा ये तमाम जो रूट्स होती है ना, चाहे वो प्राइमरी रूट हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, इनमें छोटे छोटे से बाल होते हैं। इन सारी रूट्स में छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के बराबर बाल होते हैं, उनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा उनका, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ तो डायग्राम में नहीं बनाई हुई मैं, लेकिन वैसे याद रखिएगा ये सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स में छोटे छोटे से बाल हैं, दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स, रूट हेयर्स कहलाते हैं। अब अगर इसके हम काट के इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो हमने मॉर्फोलॉजी देखी है ना, इनका एक्सटर्नल रूट्स को एक्सटर्नली स्टडी किया हमने। अब जरा रूट को इंटरनली स्टडी करते हैं, अंदर से देखते हैं अंदर से रूट्स कैसी होती है। तो अगर हम प्राइमरी ये डाइकोटिलिडन की रूट को काट के अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें कुछ ऐसे दिखेंगे। ये आगे देखें वो रूट हेयर्स, मैंने आपको कहा था ना इनमें छोटे छोटे से बाल होते हैं, तो ये निकले हुए देखें, ये रूट कटी हुई है, ठीक है, और ये छोटे छोटे से बाल, एक ये निकला हुआ है, ये रूट हेयर है, ठीक है। तो ये अब हम रूट की एनाटमी कर रहे हैं, इंटरनल स्टडी कर रहे हैं अब हम रूट की। अच्छा, अगर हम रूट को काट के उसकी एनाटमी करें, उसकी इंटरनल स्टडी करें, तो सबसे पहले तो यही बात है जी रूट हेयर्स बिल्कुल बाहर हमें आपको छोटे छोटे से रूट हेयर्स नजर आएंगे, जो कि हमें नजर आता है कि सेल की एक्सटेंशन है। पहली जो लेयर होती है इनके अंदर, रूट्स के अंदर जो पहली दो लेयर है ना, ये वाली आउटर लेयर, इनको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये वही एपिडर्मिस टिश्यू है, आपको याद होगा मैंने बताया था ना, रूट स्टेम और लीव, जो रूट और स्टेम और लीव जो होते हैं इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, ये खास किस्म का टिश्यू होता है जिसको आप कहते हो एपिडर्मिस टिश्यू। इनमें कोई गैप नहीं होता वगैरह वगैरह। तो ये तो अब पहली जो दो तीन लेयर्स होती है ना, ये वाली तो आपको नजर आ रही होंगी, काफी क्लोजली पैक हुई है ये वाली लेयर्स, इनको आप कहते हो एपिडर्मिस। उसके बाद बीच के हिस्से को आप देखोगे, अगर आप बगैर माइक्रोस्कोप के देखोगे तो आपको बड़ा डार्क सा नजर आता है। अक्सर आपने गाजर खाई होगी, गाजर जो है वो रूट है, गाजर जो होती है ना कैरेट, वो रूट है। और कैरेट को अगर आप काटो तो आपको बीच में से वो पीला पीला कलर का थोड़ा सा डार्क रीजन नजर आता है ना। ये रूट में, सारे रूट्स में होता है, ये खाली कैरेट में नहीं होता। तो आपको बीच के अंदर रूट में एक जरा डार्कर रीजन नजर आएगा, इसको हम कहते हैं, इस रीजन को, इस गोल रीजन को स्टील कहते हैं। यहाँ वर्डिंग लिखा हुआ मैंने, लेकिन बहरहाल याद रखिएगा स्टील कहते हैं इसको। तो हमारे पास रूट में ये जो आउटर लेयर होती है इसको आप कहते हो एपिडर्मिस, और बीच में आपको नजर आता है एक डार्कर रीजन जिसको आप कहते हो स्टील। इस एपिडर्मिस और स्टील के बीच में ये सारा जो है ये सब कहलाता है रीजन कॉर्टेक्स। सारा कॉर्टेक्स होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है, ग्राउंड टिश्यू हमने पढ़ा हुआ है इसको। अब आते हैं स्टील पर, तो स्टील की भी जो पहली दो लेयर्स होती हैं उसको आप कहते हो एंडोडर्मस। बीच में आपको पित्त मिलती है, ये पित्त कहलाती है, और यहाँ पर स्टार शेप ये जाइलम होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 ये जाइलम है, जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है। ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू, और यहाँ पर इन दोनों जाइलम्स के बीच बीच में, यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये फ्लोएम कहलाता है।
ये वही जाइलम फ्लोएम है जो अभी आपको बताया था। जाइलम का काम क्या है, ये रूट ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है ना, उस पानी को लीफ तक पहुंचाएगा। जबकि इस फ्लोएम का काम क्या है, लीफ ने जो खाना बनाया है वो खाना, वो फूड रूट को लाके देगा। तो ये वो जाइलम फ्लोएम आ गया, बीच में है, लेकिन वो पानी तो बाहर से किनारों से आएगा और इन बीच तक पहुंचेगा। वो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये रूट की एनाटॉमी हो गई। आप अगर रूट को इंटरनली देखोगे तो आपके पास रूट के अंदर शुरू की 2-3 लेयर्स है एपिडर्मिस की, फिर बहुत सारी लेयर्स होती है कॉर्टेक्स की, फिर बीच के अंदर आपको एक सर्कुलर रीजन मिलता है जिसको आप कहते हो स्टील। स्टील के अंदर सबसे पहली लेयर कहलाती है एंडोडर्मस, फिर बीच में आपको मिल रहा है जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। लेट मी सी द टाइम, उसके बाद देखता हूं, हाँ अभी है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो अब हमने रूट का स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम रूट पढ़ने के काबिल हो गए। अब अगर पुरानी स्लाइड पे वापस जाऊं, इस स्लाइड पे, हाँ, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट, ये देखें पहला पॉइंट। मैंने आपको बताया कि प्लांट जो है वो 4 चीजें ले रहा होता है, वाटर, मिनरल, गैस और फूड। इसमें से ये जो मिनरल्स होते हैं ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी ये दोनों एक ही चीज बन जाते हैं, वाटर प्लस मिनरल। तो ये जो वाटर होता है इसके अंदर मिनरल डिजोल्व होते हैं, ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट के जरिए, और फिर इस वाटर को रूट में पाए जाने वाला जो जाइलम टिश्यू है, जो भी आपको बताया मैंने, स्टील में पाया जा रहा है, वहां से ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा, कहां जाएगा, लीफ तक। ठीक है, तो अब अगर हम वापस डायग्राम पर आए इस वाले इंटरनल स्ट्रक्चर पे, तो यहां बाहर सराउंडिंग में मट्टी शट्टी है जी, उसमें पानी मौजूद है, उस पानी के अंदर मिनरल्स डिजोल्व है। अब ये रूट उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ सारा जो ना बाहर पानी मौजूद है, वाटर, क्योंकि ये रूट जमीन के अंदर होती है और जमीन में पानी मौजूद होता है। तो यहाँ रूट के बाहर क्या मौजूद है जी, वाटर। वाटर इस रूट ने एब्जॉर्ब करना है, ये एब्जॉर्ब कर लिया। चले जी, अब इस लाल पॉइंटर को आप वाटर समझे, ये बाहर पानी है, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये इन सेल्स के अंदर से ट्रांसफर होता हुआ, ट्रांसफर होता हुआ, ट्रांसफर होता हुआ यहाँ जाइलम तक आएगा, और फिर जाइलम क्या करेगा, इसको ऊपर लिफ्ट की तरह ऊपर पानी को लीफ तक पहुंचाएगा। ठीक, समझ में आई बात, ये पानी है बाहर, रूट एब्जॉर्ब करेगा ऐसे, फिर सेल्स के अंदर से होता हुआ पानी आपके यहाँ जाइलम तक आ जाएगा, और फिर जाइलम जो है वो लिफ्ट की तरह काम करता है, लिफ्ट की तरह जैसे ऊपर पानी को जो है ऊपर लीफ तक चढ़ा देगा। अब ये पानी यहां से यहां जाइलम तक कैसे आ रहा है, अब हम इसको देखते हैं। पानी जो है सॉइल से ये सेल के अंदर से कैसे ट्रांसफर होकर यहां तक आया, इस चीज की बात करते हैं। इसके लिए आपको जरा ये डायग्राम देखें। अब ये हमने जरा साइड से बना दिया जी, जरा अगर हम देखें तो ये रूट हेयर आ गया, ये रूट हेयर आ गया, ये बाहर सॉइल है और इस सॉइल में पानी मौजूद है। ठीक है, ये ब्राउन ब्राउन कलर के ये पत्थर है मट्टी के, और इसमें पानी मौजूद है, ये रूट हेयर है। ये आपके पास वही पहला सेल आ गया जिसको हमने क्या कहा था, एपिडर्मस। फिर आपके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं कॉर्टेक्स की, मैंने खाली 3 सेल ले लिए। ठीक है, ये एपिडर्मस है पहला वाला सेल, ये कॉर्टेक्स आ गया। अगर आप पुरानी डायग्राम देखना चाहो तो ये रही एपिडर्मस की लेयर, ये सारे कॉर्टेक्स। ठीक है, तो वही आपको डायग्राम में बनाया। तो ये रूट हेयर है जी, ये आपका एपिडर्मस है, और ये 3 कॉर्टेक्स ले लिया हमने, फिर ये जाइलम आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपके ये सॉइल में से पानी ऐसे आएगा, एपिडर्मस, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम पे आएगा, और फिर जाइलम इस पानी को ऐसे ऊपर ले जाएगा। यही बताया था ना अभी आपको पुरानी डायग्राम में, यहाँ पर कि आपका पानी जो है यहाँ बाहर मौजूद है, पहले एपिडर्मस में आएगा, फिर कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम तक आएगा, फिर जाइलम उसको ऊपर पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब यही आपको यहाँ दिखा रहा हूं मैं, अब बस आपको मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ। तो ये रूट हेयर है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, एपिडर्मस में आएगा, फिर एपिडर्मस से कॉर्टेक्स के पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, आखिर में जाइलम तक आएगा, जाइलम से ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये होता कैसे है जी, अब इसका होता कैसे जी मामला, वो याद रखिएगा जरा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद रखिएगा, आपको याद होगा ऑस्मोसिस क्या था जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यही बताया था ना कि ऑस्मोसिस का, कि पानी के मॉलिक्यूल्स अगर हाई से लो की तरफ जाते हैं तो इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। अच्छा, अब ये जो रूट एयर है ना, इसके अंदर पानी नहीं है या कम है, और बाहर सॉइल के अंदर पानी ही पानी मौजूद है। बाहर जो है आपने जमीन पर पानी डाला हुआ है, तो यहां सॉइल पर हो गई जी वाटर की हाई कंसेंट्रेशन, और रूट के अंदर, रूट हेयर के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन हो गई लो, बाहर हाई अंदर लो, ऑस्मोसिस हो जाएगा। और वाटर जो है
वो फिर आपकी सॉइल से मूव करके रूट हेयर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ रूट हेयर के अंदर पानी आ गया, सही है, वही ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ सारों पे ऑस्मोसिस होगा, देख लीजिएगा। तो बाहर थी जी पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा, अंदर थी कम। हम जानते हैं जी जब ज्यादा और कम कंसेंट्रेशन हो जाती है तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो हाई से लो की तरफ आ जाएगा पानी। अब आपका किसमें भर गया जी, रूट हेयर में। अब रूट हेयर को और इस वाले सेल को यानी एपिडर्मिस के सेल को कंपेयर करूं, एपिडर्मिस के सेल में पानी नहीं है, रूट हेयर में पानी है। तो एपिडर्मिस का सेल जो है वो क्या हो गया, लो कंसेंट्रेशन। रूट हेयर क्या हो गया, हाई कंसेंट्रेशन। हो गई हाई लो कंसेंट्रेशन। जब हाई लो हो जाती है तो ऑस्मोसिस क्या करेगा जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तब आपका पानी जो है वो एपिडर्मिस के सेल में आ गया। अब आप इस एपिडर्मिस के सेल को इस ए वाले सेल से कंपेयर कर लो। अब एपिडर्मिस के सेल में पानी है, भर गया पानी, तो ये क्या हो गया, हाई कंसेंट्रेशन। ए वाले सेल में पानी नहीं आया अब तक, तो ये क्या हो गया, लो कंसेंट्रेशन। क्या होगा जी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तब एपिडर्मिस जो है वो अपना पानी जो है ट्रांसफर करके किसको दे देगा, ए वाले सेल को। एपिडर्मिस जो है उसका वैक्यूल वापस खाली हो जाएगा और ए का वैक्यूल भर गया। अब देखें ए का वैक्यूल फूल गया, भर गया, मोटा हो गया। अब ए और बी वाले सेल को कंपेयर कर लो, ए के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन हाई हो गई, बी के अंदर लो हो गई। तब क्या होगा जी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा ऐसे। और अब ए का वैक्यूल जो है वापस खाली हो जाएगा और बी का वैक्यूल भर गया। अब इसी तरीके से बी का वैक्यूल, अब बी वाले को इससे कंपेयर कर लो, बराबर वाले से, वही हाई से लो, बिल्कुल ऑस्मोसिस हो रहा है। अब बी वाले सेल का पानी ज्यादा है जी, बी वाले सेल में पानी ज्यादा हो गया, हाई कंसेंट्रेशन। इस वाले सेल के अंदर पानी की कम कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो। अब पानी जो है वो बी से किधर चला गया, सी तक। बी का वैक्यूल खाली हो गया, सी का वैक्यूल भर गया। अब सी के वैक्यूल को और जाइलम को कंपेयर कर लो, जाइलम में पानी नहीं है, सी में पानी है। तो जाइलम के अंदर हो गई लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, सी के अंदर हो गया हाई कंसेंट्रेशन। तो अब जो है पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, जाइलम में आ जाएगा। और फिर जाइलम का काम आपको बताया मैंने कि ये पानी को ऊपर लेके जाएगा, ये आप पानी को आपके ऊपर लीफ तक लेके जाता है। तो ऐसे आपके सॉइल से जाइलम तक पानी आया है ऑस्मोसिस के जरिए। वही एक वैक्यूल भर जाता है तो बराबर वाला वैक्यूल खाली होता है, तो वही हाई और लो कंसेंट्रेशन हो जाती है। तो फिर पानी जो है वो हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम है वो हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन, एक चीज है वो बताऊंगा मैं। यहाँ अब हमने देखा जी, एक तो हमने आज की क्लास में जो यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह, ये जो बेसिक प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, इनको देखा हमने। फिर हमने देखा कि जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ये चार चीजें हैं जी, वाटर, मिनरल, गैस और फूड। तो इसमें से मैंने आपको बताया वाटर और मिनरल